नमस्कार मित्रों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। मित्रों, हम लोग आर प्री परीक्षा तथा यूपी टेट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देख रहे थे। इसमें प्रैक्टिस सेट जीएस का लगाया जा चुका है एक, उसी के क्रम में दूसरा प्रैक्टिस सेट है, नहीं दो लगाया जा चुका है, ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? तो जलवायु परिवर्तन पर भारत की पहली जो राष्ट्रीय कार्य योजना थी, यह 30 जून 2008 ईस्वी को लोकार्पित की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि जलवायु परिवर्तन के बढ़ते दुष्प्रभावों को कम किया जाए। अगला क्वेश्चन देखिए। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकीय तंत्र क्या है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई दफ़ा पूछा जा चुका है। तो सर्वाधिक स्थिर जो पारिस्थितिकीय तंत्र है वह महासागर है। और यह क्यों है? इसका रीज़न ये है कि जो सागरीय जल है वह खारा होता है, उसके साथ साथ यहाँ पे विघटित ऑक्सीजन, प्रकाश व तापमान स्थिर रहता है, जिसके कारण यह सबसे ज़्यादा स्थिर पारिस्थितिकीय तंत्र माना जाता है। अन्य के मुकाबले जो है यहाँ का प्रकाश व तापमान की जो मात्रा है वह ज़्यादा स्थिर होती है, इसलिए यह सबसे ज़्यादा स्थिर पारिस्थितिकीय तंत्र माना जाता है। अगला देखिए, हरितगृह प्रभाव क्या है? तो हरितगृह प्रभाव क्या है? वैश्विक ताप में वृद्धि। विभिन्न ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण जो है पृथ्वी का तापमान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसी को ही जो है हरितगृह प्रवाह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? तो अब देखिए प्राकृतिक गैस कह रहा है तो प्राकृतिक गैस का मीथेन होगा। एलपीजी कहता तो एलपीजी का क्या होता है? ब्यूटेन होता है। अगला देखिए, पशुओं को दिए जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? तो डाइक्लोरोफिनॉक एक जो है औषधि आती है, जो दर्द निवारक औषधि है, पशुओं को दी जाती है। अगर पशु की मृत्यु हो गई तो उसका मांस जब गिद्ध खाते हैं तो 30 दिन के अंदर गिद्ध की भी मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है? तो जो सौर ऊर्जा है वह पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है, बाकी नाभिकीय, पेट्रोलियम तथा कोयले से पर्यावरण प्रदूषित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम है? तो यहाँ किसकी ऊर्जा अधिकतम है? एक्स किरणों की है। इसके लिए आपको एक फार्मूला बताया गया था कि अधिकतम ऊर्जा और तरंगदैर्घ्य का जो है बढ़ता हुआ क्रम, तो क्या है? गाय परादृश्यम अवमरे। तो जितनी भी तरंगे हैं सबका जो है तरंगदैर्घ्य आप ज्ञात कर लेंगे। तो इसमें देखिए सबसे जो है ज़्यादा ऊर्जा गामा की है, फिर एक्सरे की है, फिर पराबैंगनी का है, फिर दृश्य का, फिर अवरक्त का, फिर माइक्रोवेव का, फिर रेडियो तरंगों का है। तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ भी क्रम हो जाएगा, ये घटता हुआ कि सबसे जो है छोटी तरंगदैर्घ्य यहाँ रेडियो तरंग की, सबसे बड़ी गामा की है। आगे देखिए, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है तो किस में होता है? ध्वनि का वेग अधिकतम जो है इस्पात में होता है और सबसे कम निर्यात में 0 होता है। गैसों में कम होता है, गैस की अपेक्षा जल में थोड़ा ज़्यादा होता है और जल से भी ज़्यादा इस्पात में होता है। अगला देखिए, आइंस्टीन को निम्न में से उनके किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, अक्सर लोगों का गलत हो जाता है। तो आइंस्टीन को नोबेल का किस लिए मिला? प्रकाश विद्युत सिद्धांत के लिए जो है आइंस्टीन को नोबेल दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, आइंस्टीन कहाँ के वैज्ञानिक हैं? ये कमेंट करके बताइए किस देश के हैं। निम्नलिखित तत्वों में कौन अर्धचालक है? अर्धचालक वो होता है जिसकी चालकता चालक तथा कुचालक के बीच में हो। तो यहाँ पे सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन जर्मेनियम अर्धचालक माने जाते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत संतरा है।
अगला देखिए, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? ये भी क्वेश्चन 2-3 दफ़ा पूछा है। यदि कोई संसद सदस्य 60 दिनों तक बिना संसद को सूचित किए अनुपस्थित रहता है तो संसद उसे अयोग्य घोषित कर दे सकती है। समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो समलैंगिकता के संबंध में जो है सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है, यह भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 377 से संबंधित है। अगला देखिए, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। इसी दिन संविधान ने जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा ने अपना राष्ट्रपति नियुक्त किया। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ये भी क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा का कितना अधिवेशन जो है संविधान के निर्माण में किया गया था? तो वहाँ पे 11 अधिवेशन हुए थे संविधान सभा द्वारा संविधान बनाने में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता है पर समाप्त किया जा सकता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अब देखिए, यहाँ पे लोकसभा विधानसभा एक निश्चित समय अंतराल के बाद जो है भंग हो जाती हैं। विधान परिषद भंग नहीं होगी, लेकिन अगर वहाँ का विधान मंडल या आशय पारित कर दे कि यहाँ विधान परिषद की आवश्यकता नहीं है तो इसे जो है समाप्त किया जा सकता है। तो यहाँ क्या आपका ऑप्शन सही हो जाएगा? विधान परिषद। राज्यसभा जो है न विघटित होती है, न भंग होती है, और ना ही इसे समाप्त करने की किसी विधि का उल्लेख किया गया है संविधान में, लेकिन विधान परिषद का समापन किया जा सकता है। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो यह 20 है। पहले यह संख्या 25 हुआ करती थी, तो किस संविधान संशोधन के तहत यह संख्या घटा के 25 से 20 की गई? आप लोग कमेंट करके बताइए। पूछा हुआ है भी क्वेश्चन 2-3 दफ़ा। अगला क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम विकसित किया था? तो मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया? यूएनडीपी के द्वारा। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा किसने दी? तो महबूब उल हक ने दी थी, ये पाकिस्तान के थे। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? तो जो मनरेगा है वह ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। इसके तहत 11.5 करोड़ लोगों को अब तक रोजगार दिया जा चुका है। और मनरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 ईस्वी को हुई थी। पूछता है नरेगा अधिनियम कब आया था? तो वह सितंबर 2005 में आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये 2-3 दफ़ा पूछा हुआ है। तो नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई? तो हाशिम समिति थी। नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए हाशिम समिति थी। लकड़ावाला समिति का संबंध किससे है? आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला देखिए, भारत सरकार द्वारा घोषित एबीसी इंडेक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो एबीसी इंडेक्स है वो आपका स्वास्थ्य से संबंधित है। और इसका जो फुल फॉर्म होता है इसका फुल फॉर्म होता है अचीवमेंट ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रेन इंडेक्स। एबीसी एक इंडेक्स है, इसका फुल फॉर्म होता है अचीवमेंट ऑफ बेबी एंड चिल्ड्रेन इंडेक्स। यह स्वास्थ्य से संबंधित है। इसके 4 संकेतांक हैं। 4 संकेतांक कौन कौन से हैं? पोषण है, उत्तरजीविता है, शिक्षा है, टीकाकरण है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पीसीएस में, समीक्षा अधिकारी में। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है। तो जो अघन्य शब्द है वह गाय के लिए प्रयोग किया गया था, और गाय उस समय काफ़ी पवित्र मानी जाती थी, और साथ ही गाय जो है विनिमय का माध्यम भी थी, इसलिए इसके लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया था। एक जो है व्यक्ति थे ए एल बासम ने बताया कि यह जो गाय को अघन्य शब्द की संज्ञा दी गई थी वह उसके आर्थिक महत्व को देखते हुए दी गई थी। तो ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा था कि गाय को
अघन्य की संज्ञा आर्थिक महत्व को देखते हुए दी गई, यह कथन किसका है? तो A.L. बाथम का है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस शैलकेत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकित है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन जो है कई दफ़ा पूछा गया है। तो शैलकेत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकित कंधेरी की गुफाओं में है। अगला क्वेश्चन, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था? तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी और यह राजस्थान में स्थित था। अगला क्वेश्चन देखिए, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो इसका अंतिम शासक हुसैन शाह था। इसके लिए एक फार्मूला है, मुई महमूद हुसैन, मुई महमूद हुसैन। तो मोहम्मद शाह था, इब्राहिम शाह था, महमूद शाह था, हुसैन शाह था। क्रम से पूछता है, एक बार जैसे ये पूछ लिया कि अंतिम शासक कौन था, एक बार क्रम से लगाने के लिए पूछा था। तो 2 क्वेश्चन इससे पूछा जा चुका है। तो इसके शासकों का क्रम है मुई महमूद हुसैन शाह, मुई महमूद हुसैन शाह, मुबारक शाह, इब्राहिम शाह, महमूद शाह, हुसैन शाह। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध में थे, सही है। आग्ल नेपाल युद्ध जो है आपका हेस्टिंग के समय हुआ। चतुर्थ आग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड बेलजली के समय हुआ। तृतीय आग्ल मराठा युद्ध कॉर्नवालिस के समय हुआ। तो इसमें अब बताइए कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? तो जो तृतीय आग्ल मराठा युद्ध था 1817 से 18 के बीच में लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था, तो यह जो है सही सुमेलित नहीं है। तृतीय आग्ल मराठा युद्ध 1817-18 में लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था। आग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 के बीच लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ। चतुर्थ आग्ल मैसूर युद्ध 1799 में वेलजली के शासनकाल में हुआ। अगर यही तृतीय आग्ल मैसूर युद्ध रहता तो ये सुमेलित होता। तो ऑप्शन डी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में पूना में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। और द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया इनकी पुस्तक जो है 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला देखिए, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो अली बंधु सब लोग कहते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन दे देगा ऑप्शन कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उसमें कौन था? मौलाना मोहम्मद अली तथा शौकत अली जो है खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। अगला क्वेश्चन देखिए, मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था? तो 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू तथा सी.आर. दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। और इसके जो है सचिव कौन थे? अध्यक्ष इसके सी.आर. दास थे, सचिव जो है मोतीलाल नेहरू थे। अगला देखिए, कैबिनेट मिशन 1946 का नेतृत्व किसने किया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 का नेतृत्व जो है पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। कैबिनेट मिशन फरवरी 1946 में भारत आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? तो यूपी महा बंगाल तमी अंधा इसका कोड होता है क्रम से। तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, यूपी महा बंगाल में है, फिर तमिलनाडु में है और आंध्र प्रदेश में है। 5 राज्य हो गए, यूपी महा बंगाल तमी अंधा। अगला देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या 7 अरब को पार कर गई थी। तभी से जो है 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाने लगा था। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को 2 से मिलाना है तो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सब लोग जानते हैं देहरादून। अगर वही वन प्रबंधन संस्थान रहेगा तो वो भोपाल में हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? झांसी में है।
केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जोधपुर में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। तो इस तरह से आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ए का हो गया 3, तो ऑप्शन बी आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा ही सुमेलित नहीं है? तो सिप्रो बड़ा हिमाचल होता है, सिपकिला बड़लाचा रोहतक जो है हिमाचल प्रदेश में है, सही है। बोमडी यांगदी अरुणा, बोमडिला यांग्याप और दीफू अरुणाचल प्रदेश में है। नाजे सिक्किम होता है, नाथुला जेलिपला सिक्किम में है, तो यह जो है सुमेलित नहीं है। बाकी जोजिला आपका जम्मू में होता ही है। काजो पीर बुर्ज बनी जम्मू, काराकोरम जोजिला पीर पंजाल बनिहाल जम्मू में पाए जाते हैं। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है? तो विशालतम हिमनद इस क्वेश्चन पे काफ़ी विवाद था और अंततः जो है इसमें जो विशालतम हिमनद तो सियाचिन है, लेकिन जो है आयोग ने इसका सासाइनी जो है उत्तर दिया था। लेकिन आप लोग जानिए कि विशालतम हिमनद सियाचिन है। यह 76 किमी है और सासाइनी मात्र 17 किमी है। इससे बड़ा गंगोत्री हिमनद 26 किमी का है। अगला देखिए, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्यों से गुजरती है? तो मित्र पे गमछा झार चाहे पगुम राज झामेत्री, दो इसके शॉर्टकट फार्मूला है, उससे आप लोग इसको कर लीजिए। तो मित्र पर गमछा झार, तो गुजरात उसमें नहीं आएगा। तो ऑप्शन 1 किस में नहीं है? डी में नहीं है। बाकी ये सब तो एलिमिनेट हो जाएंगे। अगला देखिए, 29 दिसंबर 2020 को किसने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर ऑफ ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन का उद्घाटन किया? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। भारत रेलवे के द्वारा फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है और जो पूर्वी फ्रेट कॉरिडोर है उसका मुख्यालय प्रयागराज में है और उसी के अंतर्गत न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन आता है और यह जो है इसका उद्घाटन कर दिया गया है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। अगला देखिए, लंबाई भी पूछता है पूर्वी कॉरिडोर की, तो लंबाई 1856 किमी है। यह पूछ चुका है एसएससी 10+2 के एग्जाम में। 1 जनवरी 2021 को किसने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो सेल जो है इसकी स्थापना 1973 ईस्वी में हुई है और इसका पदभार ग्रहण करने वाली जो है पहली महिला होंगी। इनका नाम क्या है? सुनीत शर्मा। नहीं, सुनीत शर्मा तो रेलवे के सीईओ हैं। शोभा मंडल है। शोभा मंडल अनिल कुमार चौधरी का जगह ली है। तो सेल की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन हो गई? शोभा मंडल हो गई। शोभा मंडल ये प्रथम महिला है, तो महत्वपूर्ण हो सकता है क्वेश्चन। अगला देखिए, 4 फरवरी 2021 से 4 फरवरी 2022 तक आयोजित की जा रही चौरी चौरा शताब्दी समारोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो 4 फरवरी 2021 को चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। तो यह क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अगला देखिए, इस समारोह के अंतर्गत प्रदेश के सभी 75 जिलों में विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यह भी क्वेश्चन सही है। अगला देखिए, इस समारोह में कुल 75 शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया था। ये आपका नहीं सही है। 75 जो है कि लोगों को सम्मानित नहीं किया गया था। अगला देखिए, इसमें चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव पर जारी किए गए लोगों को लिखा गया था स्वरक्ते स्वराष्ट्र रक्षते। यह सही है। अपने रक्त के बलिदान से अपने राष्ट्र की रक्षा करनी चाहिए। अगला देखिए, 24 फरवरी 2021 को यौन प्रजनन स्वास्थ्य मामलों पर संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने किसे अपना सद्भावना दूत नियुक्त किया है? तो UNFPA जो है संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है, इसने यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य मामलों पर अपना सद्भावना नियुक्त नतालिया बोदियानो को नियुक्त किया है। नतालिया बोदियानो क्या है? यह जो है सुपर मॉडल है रूस की। अगला देखिए, फरवरी 2021 में किस देश के
लिए तीनों फॉर्मेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। तो वह कौन है? तमीम इकबाल। तमीम इकबाल जो है बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं जो अपने देश की तरफ से वनडे T20 टेस्ट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। अगला देखिए, 28 जनवरी 2021 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 जारी किया गया है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। तो इसमें कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। इस वर्ष इस सूचकांक में कुल 180 देशों ने भाग लिया था। तो जो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी किया गया उसमें 180 देशों को सम्मिलित किया गया था। यह सही है। न्यूजीलैंड तथा डेनमार्क संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पे है, ये भी सही है। सूचकांक में भारत को 86वां स्थान प्राप्त हुआ था, ये भी सही है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 था, इसमें भारत को 86वां स्थान प्राप्त हुआ है। 21 का जारी हुआ, उसमें भारत 90 स्थान पर खिसक गया है। ऑप्शन डी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्द युग्मों को जो है बताना है कौन सा आपका संबंधित है। 77 से आपका 84 हो गया है। 11 सत्ते 77, 12 सत्ते 84। तो 11 ग्रहियम जो है आपका 121 होता है। 11 गुरु 12 करेंगे तो 132 आ जाएगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए सही हो गया। जैसे 11 में 7 से गुणा किया, फिर 12 में 7 से गुणा किया, वैसे 11 में 11 का गुणा करिए, 12 में 11 का गुणा करिए, 132 आ गया। यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिज्ञ कहा जाए, राजनीतिज्ञ को डॉक्टर, डॉक्टर को वकील तथा वकील को सर्जन, तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा? अपराधियों को पुलिस पकड़ती है। पुलिस को क्या कहा जा रहा है? शिक्षक कहा जा रहा है। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विषम संख्या इसमें ज्ञात करनी है हमको। तो इसमें देखिए विषम संख्या आपकी क्या होगी। इस तरह से ये संख्याएं हैं कि सभी एक से कट जाएंगी। 70 पचे 85, 70 बटे 136, 70 दूनी 34, 70 पचे 85, 70 छक्का 102, 17 नवा 153। लेकिन यह जो है नहीं कटेगा, तो ये आपका विषम हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 16 फरवरी 2021 को किस मंत्रालय द्वारा ई छावनी पोर्टल एवं मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो यह रक्षा मंत्रालय के द्वारा ई छावनी पोर्टल तथा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो मित्रों, इसमें जो भी क्वेश्चन थे सभी किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षाओं में आ सकते हैं। आप लोग बस वीडियो देखते जाइए। आर ओ के जीएस में आप देखेंगे 120 में से 50 से 60 क्वेश्चन आपको हमारी वीडियो से मिल जाएंगे। और जिनको भी आर ओ की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होना है वह बस इतना काम कर लें, अच्छे से जो है लुसेंट पढ़ लें और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख लें तथा करंट कम से कम 8 महीने का करंट बजट से लगाए, नवंबर तक का करंट अच्छे से देख लें। निश्चित रूप से वह जो है मुख्य परीक्षा के लिए उत्तीर्ण हो जाएंगे। हिंदी बहुत आसान आती है, लेकिन हिंदी पे होता क्या है कि पर्याप्त लोग ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण एग्ज़ाम में वह 40-42 या 35-40 पे सिमट जाते हैं। तो हिंदी में कम मेहनत आप करके अपने नंबर को 35 से 50 तक पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए आप लोग हिंदी पे भी पर्याप्त मेहनत करिए। घटना चक्र की बुक लीजिए या आदित्य पब्लिकेशन की बुक लीजिए, एकदम से उसको रट डालिए। हिंदी में समझना कुछ नहीं है, बस आपको रटना है। ठीक है मित्रों, हम आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो इसको अधिक से अधिक शेयर करिए। चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ने की गति थोड़ा धीमी हो गई है, उसको तेज करिए। धन्यवाद दोस्तों।